हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 कदम का सिंह। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है यूनिट वाइज बायो टॉपिक टेस्ट 14, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों कनेक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले अपने सीनियर साथियों को, जिन्होंने इस पेपर का बखूबी बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया है। और पेपर को बनाने वाले हमारे सीनियर साथी अनिल वर्मा सर, बीर सिंह राजपूत सर, जिन्होंने इस पेपर पर काफ़ी मेहनत की। ये उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार सभी को, पढ़ने का अधिकार सभी को, आप देख सकते हैं। और ये रहा 10 कदम का सेशन, आप देख सकते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, विच इज द कट प्लाज्मोलिसिस। अब एक समस्या आप अपनी केमिस्ट्री में या कहीं पर भी आप पढ़ते थे कि जब भी ये लिसिस का टर्म लगता था और जो उसके आगे चीज लिखी होती थी उसका खत्म होना, दैट इज कम होना, डिक्रीज। जैसे नहीं कहता कि हीमोलिसिस, ब्लड का खत्म होना, बस वो समझिए ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन का खत्म होना। मतलब जिस चीज के आगे ये सफिक्स लिसिस लिखा होता है उसके आगे वाली चीज धीरे धीरे खत्म होती। तो अब ये कह रहे हैं प्लाज्मोलिसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म जो सेल का है, सेल का प्रोटोप्लाज्म, वो धीरे धीरे डाउन होगा। होता क्या, देखिए इस पूरी कहानी है बच्चों कि ये प्लाज्मोलिसिस का चक्कर है क्या। जैसे सपोज दैट ये आपका एक सोल्यूशन है, जैसा कि इन्होंने कहा है, मान लीजिए सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है और ये एक सेल है, मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड सेल है। अब इसकी तीन प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि अगर ये इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हुआ तो ये मान लीजिए हम हाइपर मान लें, तो ये और इसे हाइपो मान लें तो ये अंदर आएगा, तो क्या कि सेल फूलेगी। दूसरा केस, अगर ये हाइपो हो जाए और ये है तो सेल बाहर जाएगी। और जब सेल का पानी जाता है तो क्या होती है कंडीशन, देखिए ये जो सेल नॉर्मल है ये धीरे धीरे ऐसे श्रिंक कर जाती है। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। और यही है प्लाज्मोलिसिस, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। क्यों ऐसा हुआ, जब कोई सेल किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस की जाती है, ठीक। तो प्लाज्मोलिसिस के लिए एक कंडीशन, सराउंडिंग सोल्यूशन हाइपरटोनिक होना चाहिए। तो अब देखिए लिखा कि और एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर एक बराबर है, मतलब कंसंट्रेशन सेम है, तो फिर ये जितना पानी बाहर जाता है उतना अंदर ही आता है, मतलब ये आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो प्लाज्मोलिसिस के लिए आइसोटोनिक या हाइपो नहीं होना चाहिए, बाहर हाइपर और सेल अंदर हाइपो। तो लिखा कि इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आइसोटोनिक, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा, नो डाउट। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन साइटोप्लाज्म, यही जो लिखा ना मोर कंसंट्रेशन, यही है हाइपरटोनिक, ये भी सही लिखा है। और सेल स्वेल इन, अभी मैंने बताया कि जब हाइपोटोनिक में आप प्लेस करेंगे तो सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल स्वेल, ये तीनों सेंटेंस सही लिखे हैं। लेकिन प्लाज्मोलिसिस के लिए केवल ये कंडीशन है। इसीलिए बच्चों का तकरीबन 2000 से ज्यादा बच्चों का सवाल क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये बात तो नहीं जानते थे कि प्लाज्मोलिसिस की घटना के लिए सराउंडिंग हाइपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए केवल इसका सेकंड आंसर है भाई। सेंटेंस तीनों सही लिखे हैं लेकिन प्लाज्मोलिसिस के ये वाला सेंटेंस सही है, आंसर विल बी सेकंड। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे लिखा है कि रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकंडीशनल फ्रॉम द फॉलोइंग। लिखा फंजाई, स्पायरोगारा, प्रोटोनियम, मॉसेस। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन लिखा है ये तो सही लिखा है, लेकिन फिजन नहीं होता भैया। फिजन जो होता है ये यूनिसेलुलर का करेक्टर है। फिशन जो है यूनिसेलुलर आर्गेनिक करेक्टर है और इसे 20 से 2 कटते हैं, तो ये सेंटेंस गलत लिखा है। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट, यहाँ पे ठीक से देखिए बुक में क्या सेंटेंस लिखा है, हायर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, आपको पता कि जितने हायर प्लांट और हायर एनिमल होते हैं उनमें एक समय तक पौधा अपना ग्रो करता है, उसकी वेजिटेटिव फेज चलती है और फिर वो रिप्रोडक्शन करता है। वही फेज दोनों जो फेज होती है रिप्रोडक्टिव वो ग्रोथ की, वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब ये रिप्रोडक्शन करेगा और कब वेजिटेटिव फेज में था। इसलिए ऐसी बुक में आपकी लाइन लिखी है तो इसलिए गड़बड़ है। म्यूल डज नॉट रिप्रोड्यूस, सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल, ये सब लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ठीक। लेकिन डिफाइनिंग केवल आपकी तीन ही है, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर कोई होता है, लेकिन अब देखिए एक होता है यूनिक कैरेक्टर, एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। यूनिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो केवल उसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में या उसी ग्रुप में पाया जाता हो,
और कहीं और ना पाया जाता हो, ये यूनिक हो गया। और यूनिक की वो यूनिक में भी वो यूनिक जो उसके सारे मेंबर में हो, वो होता है डिफाइन। जैसे मैमल्स की अगर हम बात करें तो मेमोरी हेयर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, बॉडी ऑन हेयर, ईयर पिन्ना, मेमोरी और मस्कुलर डायफ्राम, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, यूनिक कैरेक्टर है मैमल के। लेकिन इसमें मैं जो हेयर ऑन बॉडी है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि वेल में आपका हेयर नहीं होता शरीर पर। बात को समझिए। तो इसलिए अगर एक ऑप्शन लगाना होगा तो मेमोरी ग्लैंड और मस्कुलर डायफ्राम, इसे डिफाइनिंग भी है और यूनिक भी है। लेकिन आपका जो हेयर ऑन बॉडी और हेयर ऑन बॉडी जो है ये आपका यूनिक नहीं, यूनिक तो है लेकिन डिफाइन नहीं है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो केवल उसी ग्रुप के सारे मेंबर में हो और कहीं और ना हो, और यूनिक वो होता है जो केवल उसी ग्रुप में हो, किसी और ना हो। ठीक है, तो आपका ये इसलिए गड़बड़ है भाई। और लिखा ईच डिफरेंट काइंड, आप अपने अनुभव से देखिए, जो भी आप अलग अलग स्पीसीज और अलग अलग एनिमल देख रहे हैं वो आपके अलग अलग स्पीसीज, जैसे बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, बंदर, कुत्ता, ये सब क्या डिफरेंट स्पीसीज के लिए कह सकते हो। तो ये सेंटेंस सही लिखा है। और यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपका पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे आ गया चौथा आंसर भाई। आंसर विल बी फोर्थ। और ये तो आपकी बुक की लाइन है, कई बार आप कर चुके कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डुप्लीकेशन जो होते हैं वो जीवन फेज में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एस में आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, ये आपकी बुक। और G2 में जो होते हैं एम फेज में लगने वाले सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड, क्या लिखा है? सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड जो प्रोटीन होती है, रिक्वायर्ड प्रोटीन वो सिंथेसाइज होती है। तो ये सही है, और ये तो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है ही, तो आंसर विल फर्स्ट। ये बुक की लाइन थी, आपको याद होनी चाहिए थी। अब देखिए यहां पर आपका लिखा है कि इन द ईयर 1960, ये तो आपकी बुक का डेटा था भैया, ये तो 1963 है। ठीक है, और दो एंजाइम ढूंढे गए थे, कौन कौन से? मिथाइलेटिंग और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक ऑन डीएनए, बिल्कुल सही है। पैंड्रोम पे काम करता है, आपकी बुक पे लिखा GAA, TTC, CTT, AAG, और ये किसके लिए था? EcoR फर्स्ट के लिए। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए उसका एक पार्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पार्टिकुलर प्लेस पे ही कट करता है, G और A के बीच में कट करता है। तो भाई ये सेंटेंस तो गलत है और ये सही है, पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा बुली फॉर्म सेल, आपको आपकी बुक में लिखा है कि कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ ग्रासेस में क्या होता है कि जो इपीडर्मल सेल है, इपीडर्मल सेल, ये अपने आप को कलरलेस, वैस्कुलेट और लार्ज इम्पटी सेल, क्यों इम्पटी सेल? ताकि पानी इसके अंदर जाए, और ये लीफ में पाई जाती है मान लीजिए। और जब ये सेल पानी इसके अंदर जाता है तो टर्गर से ये फूल जाती है, तो लीफ के सरफेस को एक्सपोज कर देती है। लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो पानी इसके अंदर से निकलता है और ये पत्ती को कर्ल, इनवर्ड कर्ल करती है। आपको पता है कि इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन ये सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी है। जब लीफ आपकी कर्ल हो जाएगी तो पानी निकलने के लिए आपका सरफेस एरिया ही नहीं रहेगा, तो एक तरह से ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। क्या लिखा? जब पानी आपका ज़्यादा होता है तो पानी को एब्जॉर्ब कर टर्जिड हो जाती है, और जब देखती है स्ट्रेस कंडीशन है तो ये बाहर निकलती है, तो जो सरफेस एक्सपोज होता है पत्ती का और वो कर्ल हो जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। और स्ट्रेस कंडीशन तो मिनिमाइज वाटर लॉस, बूलीफॉर्म सेल्स होते हैं, और ये इपिडर्मल सेल होती हैं और ये भी पैनकाइमेटस नेचर की होती हैं। अब देखिए आपकी बुक में लिखा है, कुछ नहीं आपने पढ़ा ही था कि सिकिल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है, ये तो आप जानते ही थे, ऑटोसोमल। और इसके जो दो एलील थे HBA, HBS, यही आपके दो एलील HBAS और HBS, ये इस जीन को, इस बीमारी को कंट्रोल करते थे। क्या करते थे? कंट्रोल्ड करते थे। अब जैसे मान लीजिए HBA ये नॉर्मल है, HBA डिजीज है, HBA से कैरियर, तो ये दो एल ही इसकी बीमारी को कंट्रोल करती है। बिल्कुल सही लिखा, बुक की लाइन थी। और इवोल्यूशन आप देखिए, इवोल्यूशन को देने वाले अलग अलग वैज्ञानिक थे। लैमार्क सबसे पहले आए, उन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिज्म अपने जिस आर्गन को ज़्यादा उपयोग में लाता है
वही नेचर के अकॉर्डिंग बन के उसके लिए डेवलप ज़्यादा हो जाता है। ये लैमार की थ्योरी थी। फिर डार्विन आए तो उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर नेचर के अकॉर्डिंग एडाप्टेबल होता है उनमें से जो जेनेटिकली फिक्स हो जाता है वो अपनी नई जनरेशन में जाता है। ठीक, तो डार्विन ये कहते थे ग्रेजुअल वेरिएशन नेचर में होते रहते हैं और एडाप्टेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाला वेरिएशन ग्रेजुअल होता है, डायरेक्शनल होता है, स्मॉल होता है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन था डार्विन वो ग्रेजुअल था, मतलब लगातार होगा। ठीक, स्मॉल था और डायरेक्शनल था, एडाप्टेबल था, ये डार्विन कहते थे। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आपके डीवरीज आए, इन्होंने एक साल्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ये कहते थे कि एकाएक पॉपुलेशन में किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो, सडन चेंज, लार्ज वेरिएशन, एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये है साल्टेशन। मतलब एक छोटा सा एक ही बार में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा, सडन चेंज इन सडन वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्यूरिज का कॉन्सेप्ट है वो रैंडम है, कभी भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और ये डायरेक्शनलेस है। ठीक, और लार्ज है। तो रैंडम डायरेक्शनलेस लार्ज, ये आपकी डार्विन, ये ह्यूगो ड्यूरिज की थी। तो इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज म्यूटेटेड काज स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड का साल्टेज, नहीं, ये ड्यूरिज ने दिया था भाई। ठीक, वाइल ड्यूरिज बिलीव ग्रेजुअल, नहीं, वाइल डार्विन बिलीव्ड। तो ये सेंटेंस गलत है, तो पहला सही और दूसरा गलत। आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, आपकी बुक में जब आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए आपके दो आपके ब्लड में कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, ठीक, और एक होता है आपकी हीमोग्लोबिन। इन दोनों से अलग अलग इससे क्या होता है, 7% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। और अब देखिए हीमोग्लोबिन, अब देखिए, अब ऐसे निकाल सकते हैं CO2 का, देखिए बाइकार्बोनेट से 70%, हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, और डिजॉल्व से प्लाज्मा 7%, और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन से 97% होता है, और 3% जो होता है वो प्लाज्मा से होता है। तो ये आपके डेटा लिखे हुए हैं। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 से आपका 70%, और हीमोग्लोबिन से 20 से 25%, और प्लाज्मा डिजॉल्व 7%, और जबकि आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन 97 है और प्लाज्मा 3% है। इसका मतलब प्लाज्मा जो होती है वो CO2 और ऑक्सीजन दोनों के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करती है। तो लिखा कर सकते 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा बिल्कुल सही है, और 71 CO ट्रांसपोर्ट ये भी सही है। 7% ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी, ये गड़बड़ है भाई CO2 का, और 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी, ये सही है, और 20 से 25 CO2 ट्रांसपोर्ट बाई प्लाज्मा, ये गड़बड़ है। यहाँ पे 1, 2 और 3, दैट इज ABD, आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आपकी बुक में लिखे कि 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाई प्लाज्मा, ये तो बिल्कुल सही है ऑक्सीजन का। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट बाई बाइकार्बोनेट, और 7% CO2 ट्रांसपोर्ट बाई प्लाज्मा होना चाहिए था भाई, और 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी, ये सही है, और 20 से 25 CO2 ट्रांसपोर्ट बाई हीमोग्लोबिन, आरबीसी कह सकते हैं, तो ये सही होता। तो आंसर विल बी फर्स्ट। अब देखिए आपकी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा कि रिप्रोडक्शन डिफाइंड एज ए बायोकेमिकल, नहीं, ये तो आपको पता है भाई कि रिप्रोडक्शन लिविंग की प्रॉपर्टी है, तो बायोकेमिकल तो हो ही नहीं सकता, बायोलॉजिकल, ये गड़बड़ है। और रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये आपको मालूम है कि एक आम का पेड़ ढेर सारी हजारों गुठलियां के फॉर्म में अपना नेक्स्ट जनरेशन की दे जाता है। तो सीड का देना, फल का देना एक पेड़ के लिए अडाप्टेशन हो, ताकि वो जनरेशन जनरेशन उसकी कंटिन्यू। अब सीड आता कहाँ से, फल आता कहाँ से, रिप्रोडक्शन से। तो बात को सीन, अब ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल तीनों हो सकता है भाई। ठीक, तो ये सही है। और मार्फोलॉजिकली ये तो आपको पता ही है, क्लोन से बुक की लाइन थी। और बटरफ्लाई 7 से 14 दिन, इसी को हम 1 to 2 वीक बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो आपसे करेक्ट पूछा गया ना, BCD, दैट इज आंसर ओनली BCD, थर्ड आंसर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव तीनों होगा, और आपका बटरफ्लाई बुक में 1 to 2 वीक लिखा हुआ, तो ABCD, दैट इज थर्ड आंसर। और ये तो आपकी बुक में डाइकॉट लीफ का करेक्टर बना हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों दिखाई दे रहा है। और ये आपकी सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी है भाई, आंसर विल बी सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि सीमेन प्लाज्मा एलॉन्ग विद स्पर्म का सीमेन, बिल्कुल सही है। और यही सीमेन जो होता है मेल से फीमेल में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, फिजिकल रिलेशन बनता है, तो पेनिस के थ्रू यही रिलीज होता है सीमेन, और जिसमें से स्पर्म आपके मिलियंस में निकलते हैं जो फीमेल के ट्रैक्ट तक जाते हैं। अब लिखा है प्यूबर्टी होता कुछ नहीं है, आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कुछ नहीं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब बर्थ के समय प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो मिलियंस की संख्या में होता है। कितना होता है? मिलियंस की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल बर्थ के समय रहता है, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता रहता है। और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ईच ओवरी में आपका 60,000 से 80,000 बचता है। ईच ओवरी में 60,000 से 80,000 आपके प्राइमरी फॉलिकल बचता है। तो क्या लिखा है? एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन बोथ, नहीं ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में होता है भाई, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ये रहा आपका सेकेंड आंसर। तो प्यारे बच्चों, मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन जरूर आप टेस्ट को पूरा कर लीजिए सोने से पहले, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई टेस्ट लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा आपको लगेगा यार ये पढ़ा था तो ये भूल रहा है, वो पढ़ा तो वो भूल रहा है। देखिए, कहते हैं कि अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक खेत है, आप अगर उससे फसल नहीं बोएंगे तो अपने आप जंगली घास फूस उसमें उगने शुरू हो जाएंगी। ठीक, लेकिन जब आप फसल उसमें बोते हो, हल चलाते हो, खेती करते हो, तो भी उसमें घास फूस हल्की फुल्की आती हैं। इसका मतलब निराई उस घास फूस को हटाने का काम आपको ग्रेजुअल करना है। बात को समझिए, आप अगर खाली बैठे रहेंगे, कुछ खाली बैठे रहेंगे तो भी आपके अंदर निगेटिव फीलिंग और निगेटिव थॉट्स आएंगे, और अगर आप काम करते रहोगे तो भी आपके निगेटिव फीलिंग आएगी, निगेटिव थॉट्स आएंगे। तो सर आखिर कैसे इन चीज़ों से फाइट किया जाए? क्या है इस समस्या का हल? इस समस्या का हल सिर्फ एक ही है कि अपने आप को किसी ना किसी सकारात्मक काम में आप हमेशा अपने आप को इंगेज रखें। ठीक है, किसी ना किसी जैसे आप खाली बैठे कुछ ना कुछ आपके नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएगा, आपका मन करेगा चलो घूम आते हैं, चलो पिक्चर दिखाते हैं, कुछ कर लेते हैं। अपने आप को हमेशा किसी ना किसी काम में इंगेज रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ खुश रहना सीखिए। जैसे आप दुखी होगे तो आपके ऊपर निगेटिविटी हावी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने काम से खुश हैं, अपनी पढ़ाई से खुश हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सर पढ़ाई में मन लगे। कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई हमें बोरिंग लगती है, हम अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं करते, अपने सब्जेक्ट के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होता। आप किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो उसकी स्टोरी आप महीनों 6 महीने तक याद रहती है, लेकिन कल का पढ़ाया लेक्चर आपको आज नहीं याद रहता। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? आप 3 साल पहले जो पिक्चर देखे होते हैं उसमें सब कुछ बता देंगे, इस हीरो ने ये डायलॉग मारा था, उसने ऐसी फाइट की थी, उस हीरोइन ने ऐसे डांस किया था, सब कुछ बता देंगे। लेकिन कल जो लेक्चर में पढ़ाया जाता है वो आप भूल जाते हैं। 4 दिन 10 दिन पहले जो आपका टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया वो आपको याद नहीं है। अभी आज ही पेपर जब हुआ है तो कुछ बच्चों ने कहा सर ये सवाल मेरा गलत हो गया, तो मैंने कहा ये सवाल 2-3 बार हो चुका है, तब तुम क्यों नहीं कहा खैर मुझे याद नहीं था। तो कभी सोचा ये जो सवाल आप करते हैं याद नहीं था क्यों? क्योंकि आपकी चेतना, आपका जज्बा, आपका समर्पण, आपकी निष्ठा अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने टीचर के प्रति क्यों नहीं है। क्यों नहीं उतने ही लगाव से, क्यों नहीं उतने इंटेंशन से, उतने समर्पण से आप जितना पिक्चर देखते हैं या कोई और दूसरा काम करते हैं, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आईपीएल देखते होंगे, जो भी, उतने ही लगाव से क्यों नहीं आप यूट्यूब का सेशन देखते हैं, क्यों नहीं आप पेपर लगाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी सोच, आपके समर्पण, आपकी चेतना का दोष है। उसे ठीक करिए, वह निगेटिव फीलिंग तो आएगी ही आएगी, जिसे रोका नहीं जा सकता। बात को समझिए, समय का चलन रुकता नहीं है किसी के लिए, कभी आपके लिए अच्छा रहेगा तो कभी किसी और के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए सिर्फ एक काम करना, अपने आप को इंगेज रखना है, अपनी सोच, अपनी चेतना, और हमेशा सकारात्मक चीज़ों में इंगेज रखेंगे तो शायद उसके परिणाम भविष्य में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।